हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो टाइप 6 है उस टाइप 6 को देखेंगे। टाइप 6 यानी परसेंटेज के जो टाइप 6 है उसको देखते हुए आगे हर मतलब की टाइप को लगभग 9 टाइप या 10 टाइप का है, सभी को आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसके पहले 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं यूथ पब्लिकेशन के परसेंटेज का जितना भी है। एक वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 है और सेकेंड वीडियो में टाइप 3, 4 और 5 है। आज लास्ट वीडियो इसमें हम लोग तीनों टाइप को कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा परसेंटेज या कॉन्सेप्ट का वीडियो भी हम आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइप 1 पार्ट 1 पार्ट 2 जो यूथ पब्लिकेशन का सोल्यूशन है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टाइप 6 को। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए परसेंटेज में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, बस हल्का देता है कि क्वेश्चन आप पढ़ करके समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन समझ गए, आंसर आराम से बना दीजिएगा। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसकी व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है, यानी व्यय निम्न प्रकार से व्यय करती है। तो किस तरह से व्यय करती है? तो खरीद में 30%, कोई भी कच्चा सामान या जो भी सामान खरीदते हैं उसमें 30% व्यय करती है। दर्जी के भुगतान पर 40% और किराए और बिजली पर 30%, यानी खरीद में 30% व्यय करती है, दर्जी को 40% देती है, किराए और बिजली में उसका व्यय 30% हो जाता है। उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, तो दर्जी के भुगतान करने में कितना व्यय? आप देख रहे हैं कुल व्यय 100% दे ही दिया, 30, 30, 60, 40, 100, यानी इसके अलावा कुछ ना बचत है ना कुछ व्यय है। तो 100% का वैल्यू जब दे दिया 50,000, 100% का वैल्यू हो गया 50,000, तो 1% का वैल्यू हमारा 500 हो जाएगा। तो कह रहा है दर्जी को वह कितना भुगतान की? तो दर्जी को 40% भुगतान की, यानी 1% का वैल्यू जब 500 हो गया तो 40% का वैल्यू 4 × 5 = 20, यानी 20,000 हो गया, और 20,000 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, देखिए खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। सेमी क्वेश्चन है। कुल वेतन रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय में 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर कितना खर्च हुआ? व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च को दर्शाया गया है। खरीद पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। व्यवसाय में जो है 2 लाख रुपए कुल वेतन चुकाता है, वेतन पर कितना खर्च हो रहा है? 25%, यानी 25% का वैल्यू 2 लाख है। तो हमारा क्या कह रहा है? रख रखाव पर खर्च यानी 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब ये ऑप्शन से ही बुझा जा रहा है। 25% का वैल्यू 2 लाख, तो 50% का वैल्यू इसका दुगुना, तो इसका दुगुना 4 लाख। 4 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल आपको समझ करके इसको बना देना है। और कॉन्सेप्ट जितना भी होता है, हर टाइप के कॉन्सेप्ट को हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में बता ही दिए। जिनको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो 3 पार्ट में है, लगभग 30-30 मिनट, 25-30 मिनट का है। तीनों टाइप देख लीजिएगा, आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। अच्युतम 25,000 के निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। टोटल 25,000 पर निवेश किया, चाय की दुकान खोला। इस राशि पर 30% दुकान की फर्निशिंग पर, 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने पर, मतलब 30% दुकान को बनवाने में, 20% राशि दुकान के अन्य सामग्री को खरीदने में खर्च करता है। यदि दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए, यानी जो खर्च हो गया वो छोड़ करके बाकी जो पैसा है उसको सामान खरीदने के लिए लगाता है, तो कितना रुपये के वह मतलब कि उसके पास कितना रुपये बचे, तो सामान खरीदने के लिए उसके पास कितना रुपया बचा वही निकालना है। तो देखिए 30% तो फर्निशिंग पर खर्च कर दिया, 30%, 20% दुकान के अन्य सामग्री पर खर्च कर दिया। टोटल खर्च कितना परसेंट हो गया? 50%। अब उसको बाकी भर्ती भी लगाना है, तो भर्ती लगाने के लिए इसको कितना परसेंट बचेगा? तो आप जानते हैं कि टोटल भर्ती अपने आप में 100% होता है। 100% में से 50% खर्च कर दिया, 50% बचा, यानी 100% का वैल्यू जब हमारा दे दिया है 25,000, 100% का वैल्यू हमारा दे दिया है 25,000, तब 50% का वैल्यू यानी इसका हाफ कितना है? तो 12,500, यही 12,500 आंसर हो जाएगा। इसमें भी कॉलम भी उठाने की जरूरत नहीं था। आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है। पालतू जानवर की एक दुकान चला रही है। अब देखिए कॉलम को चेंज करना। उसके व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है, यानी इस टाइप में लगभग जितना भी क्वेश्चन है ना, व्यय के वितरण दिया गया है। इतना रुपया बचत करता है, इतना रुपया इतना इसमें खर्च करता है, बाकी कितना करता है। तो वही कह रहा है व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90%, यानी अधिप्राप्ति में वो 90% अपना रुपया व्यय करती है। और किराए और बिजली के बिल के भुगतान में 10%, किराया और बिजली के भुगतान में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली को 15,000 रुपया खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। तो यह 15,000 मासिक किराया में आप देख रहे हैं 10% का खर्च कर रही है। यानी 10% का वैल्यू अगर हमारा है 15,000 तो 1% का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। 10% का वैल्यू 15,000 तो 1% का वैल्यू 1,500 हो जाएगा। 15,000 का बटा 10 कीजिएगा तो हमारा कितना अधिप्राप्ति में खर्च कर रही है। अधिप्राप्ति में 90%, तो 90% का वैल्यू यानी 90 से गुणा कर देना होगा। 15 ना हुआ 135, 1,35,000 रुपया हो जाएगा। इसमें भी कॉलम उठाने की जरूरत नहीं था, लेकिन क्वेश्चन का बड़ा दिख रहा है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन अगर देखेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम में होपलेस हो जाएंगे, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। वहीं जो आराम से इसको पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ने में जितना समय लगेगा बनाने में समय नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन कितना बड़ा है, ग्रुप डी में पूछा है। जो स्टूडेंट अगर कम पढ़ के गए हैं, जो मैथ से डरते हैं, वो देखेंगे वाह इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। कह रहा है एक किराने की दुकान पर 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदता है। एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से, जानते हैं कोई भी दुकानदार होता है तो अलग अलग विक्रेता के पास जाता है सामान खरीदने के लिए। तो 2 विक्रेता के पास गया और 600 बोतल खरीदता है। 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2। आप इसको लिख दीजिए। मान लीजिए सेलर 1 और सेलर 2 से वह सामान खरीदता है। 600 बोतल टोटल खरीदता है। 20% विक्रेता सेलर 1 से खरीदता है, यानी 600 का 20%, 6 दूनी 12, 120 सेलर 1 से खरीदता है। और 80% सेलर 2 से खरीदता है, यानी 8 6 के 48, 480 सेलर 2 से खरीदता है। बोतल के क्रय मूल्य 25 रुपया है, यानी प्रत्येक बोतल का सीपी जो है, सीपी 25 रुपया है। 25 रुपया सीपी है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन के अवधि तक चल सकता है, माने उपयोग करने लायक है। तो इसका जब समीक्षा किया तो इसको देखा कि इसमें 25% ऐसा माल है जो सिर्फ 1 ही दिन चलेगा, यानी वो अब एक्सपायर होने वाला है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। मान लीजिए 1 ही दिन माल चलेगा तो वह माल रख करके क्या करेगा, वो तो खराब हो जाएगा 1 ही दिन में। तो उस 25% माल को वह वापस करने का फैसला लेता है। तब विक्रेता 2 को उससे कितना धन वापस मिलेगा उसके बारे में कह रहा है। तो इसका 25% यानी 480 का 25% निकालिएगा तो आपको 1/4 यानी 12 चौको 48, 120 ऐसा बोतल होगा जो 1 दिन में एक्सपायर करने वाला है। 1 दिन में एक्सपायर करने वाला है। तो 120 बोतल वो वापस करेगा तो कितना रुपया उसको मिलेगा, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो 120 रुपया, एक बोतल का दाम 25 रुपया, तो 120 बोतल वापस कर देगा तो कितना रुपया मिलेगा। तो 120 गुणे 25 कीजिएगा, वो यही रुपया उसको वापस मिलेगा। तो 120 गुणे 25 कीजिए तो 25 चौको 100 और 4 3 12 यानी 3,000 रुपया हो जाएगा। इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 3,000 हो जाएगा। क्या कि 2500 से 100 कीजिएगा तो 2500 हो जाएगा। अब 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। या आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 3,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कितना आसानी से हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 10,000 और 1 लाख दुकान 1 पर 1 लाख रुपया और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपया निवेश किया। मतलब कि फर्नीचर मनीष जो है कि 2 को दुकान में मिलाकर एक ऊपर 1 लाख रुपया दे दिया और एक ऊपर 1.5 लाख रुपया दे दिया और बोला अगले तिमाही में व्यय वसूल किया। अगले 3 तिमाही में, मतलब 3 तिमाही छोड़िए ना, 3 बीट में उसको व्यय वसूल करना है, यानी टोटल रुपया उसको 3 बीट में ले लेना है।
गोट दे दिया, एक गो के 1 लाख दे दिया, एक गो के 1.5 लाख कर दिया और कहा कि हम 3 बार में आप लोगों से पैसा लेंगे। दुकानदार कहा ठीक है। तिमाही 1 में वह अपनी राशि का 20% वापस ले लिया, तिमाही 2 में 55% वापस ले लिया। तो तिमाही 3 से कितना राशि प्राप्त करेगा उसके बारे में कह रहा है। यह तिमाही 1 है, यानी प्रथम बीट में, सेकेंड बीट में, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आप देखिए 2 बीट में वह कितना राशि अपना वापस ले लिया, 2 बीट में कितना राशि वापस ले लिया, तो 20 + 55 यानी 75% अपना राशि वापस ले लिया। अब उसका कितना राशि शेष बचा है, शेष राशि 100% टोटल राशि होता है, आप जानते हैं। 75% अपना ले लिया तो कितना शेष बचा, 25% शेष बचा। यही ना अपना वसूल करेगा 25%। 25% वसूल कितना रुपया होगा, तो एक ऊपर तो 1 लाख दिया था, एक ऊपर 1.5 लाख दिया था, यानी 1 लाख का 25% और 1.5 लाख का 25%। तो दोनों अलग अलग निकालने से क्या फ़ायदा है, दोनों का 25% ही निकलना है। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख यानी 2.5 लाख का 25% निकालिएगा तो 25 व 625 यानी 62,500 हो जाएगा। इसको 25% निकाले तो 25/100 2.5 लाख को लीजिएगा 2,50,000 ऐसे करके अगर आप भी बनाते हैं गुणे 25/100 तो ई डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 व 625 और 00, यही ना हमारा हो गया 62,500। आंसर आ गया। क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। किसी फर्म में, देख रहे हैं क्वेश्चन इजी है, केवल थोड़ा सा उसके लैंग्वेज को समझना है। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52,000 है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42,000 है, तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है, तो फर्म में पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज कितना है। इसको देखिए आप x मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको कैसे बनाइए, आप इसको रेशियो से बनाइए, क्योंकि हम बता दिए जब 2 को वैल्यू दिया है और उस दोनों के बीच का भी वैल्यू दिया हो, यानी पुरुष इतना है, महिला इतना है, ओवरऑल इतना है, तो उसको हम रेशियो से बना सकते हैं किस अनुपात में पुरुष और महिला है। मान लीजिए मेल, दोनों मेथड से हम आपको बता दे रहे हैं, मेल फीमेल, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200, महिला कर्मचारियों के औसत वेतन 4200। हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना भी आपको जानना चाहिए कि एलिगेशन ऐसे लगाया जाता है। और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000, यानी जो टोटल रहता है उसको बीच में लिखा जाता है। ऊपर से इसको घटा करके इधर लिखा जाता है, तो 5,000 में से 4200 घटाइएगा तो 800, इधर से घटाइएगा तो 200, यानी पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या जो है 4:1 है। 4:1 पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या है। तो कह रहा है उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत यानी 4, टोटल कितना लोग है 5, तब 5 का कितना परसेंट है, हम आपको कॉन्सेप्ट वाला में बता दिए। 5 का यानी तुलना कर रहा है 5 से गुणे 100, यानी 5 20 से 100 और 20 चौको 80% हमारा पुरुष कर्मचारी है। ऐसे भी बना लिए। सेकेंड मेथड देखिए, इसको आप XY मान के बनाइएगा तो थोड़ा सा मतलब लंबा होगा, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेना है और इसको साइड में ड्रैग कर दिया जाए। देखिए सेकेंड मेथड अगर आप बनाते हैं, सेकेंड मेथड तो आप x मान करके बनाइएगा, वैसे भी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए पुरुष कर्मचारी की संख्या, पुरुष मेल की संख्या m है और फीमेल की संख्या कितना है, फीमेल की संख्या f है, संख्या m और f मान लीजिए, ठीक। औसत वेतन यानी औसत वेतन आप जानते हैं, अगर 4 गो कर्मचारी है और प्रत्येक को 200 रुपया मिल रहा है, प्रत्येक को 200 रुपया मिल रहा है, औसत वेतन 200 है, तो आपका टोटल वेतन कितना देना होगा, तो 4 कर्मचारी 200 यानी 800 रुपया देना होगा। यानी आपको संख्या में औसत वेतन से गुणा कर दिए तो टोटल वेतन निकल जाएगा। तो टोटल वेतन अगर आप मेल के निकालिएगा तो 5200 औसत वेतन है और एम मेल है, तो टोटल वेतन इतना हो जाएगा, प्लस 4200 फीमेल है, सॉरी औसत वेतन 4200 है और एफ फीमेल है, तो इसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 4200 एफ हो जाएगा। और वहीं कह रहा है टोटल वेतन जो है औसत वेतन 5000 है। अब हम कह रहे हैं टोटल संख्या मेल प्लस फीमेल हो गया और इसका औसत वेतन 5000 है, ऐसे भी हो गया। टोटल वेतन
मेल का टोटल वेतन, फीमेल का टोटल वेतन, उस कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है, मेल फीमेल की संख्या और उसके औसत वेतन से गुणा कर दिए, यानी यह हमारा दोनों टोटल निकल गया। टोटल वेतन इजकल टू टोटल वेतन, टोटल वेतन दोनों कंडीशन में है तो दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो 5000 M इधर आ जाएगा तो 200 M अब इजकल टू 5000 फीमेल, इधर से 42 हो जाएगा, यानी 800 फीमेल, यानी मेल फीमेल का रेशियो यहाँ से भी निकाल जाएगा, मेल बाई फीमेल, तो हमारा यह नीचे आ जाएगा भागा में हो जाएगा तो 4:1 हो जाएगा, यानी मेल 4 है फीमेल 1 है, तो मेल का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 5 आदमी, टोटल 5 आदमी हो जाएगा। 5 आदमी का कितना परसेंट 4 है, तो 4/5 × 100 हो जाएगा। इतना तक आपको 20 चौको 80 और 20 चौको 80% ऐसे भी निकाल लिए, लेकिन यह रेशियो से आपको लिखने की ज़रूरत कम पड़ेगा, समझने की भी ज़रूरत कम पड़ेगा, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश 1200 रुपये के 2 पुस्तक खरीदता है, एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 16% के हानि पर बेचता है, तो दोनों पुस्तकों के विक्रय मूल्य समान है, तो पुस्तकों का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन इजी है, केवल आपको सोचना है। सपोज दैट आपका अगर दो पुस्तक दिया है, एक का क्रय मूल्य अगर I1 होगा और दूसरा का अगर I2 होगा, तो I1 + I2 दोनों 1200 है, कन्फर्म है। अब करें एक को 20% लाभ पर बेचता है, आप जानते हैं कि अगर 20% लाभ का मतलब अगर 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है तो इसका 120% पर बेचेगा, यानी 120% पर बेचेगा, 120 गुणा करेंगे, यानी अगर I में खरीदा होगा तो I का 120% पर बेच रहा है, दूसरा को 16% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 में खरीदा होगा तो कितना में बेचेगा, 84 में बेचेगा। इतना क्लियर है, यानी I2 जो है इसका 84%, यानी यह भी हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया, यह भी हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, शायद कहीं आपको नहीं विजिबल हो। यह भी हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया, यह भी हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। अब कह रहा है कि दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य सेम है, तो विक्रय मूल्य सेम है तो अगर हम कहें सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, अगर पहला को I1 में खरीद रहा है और उसको 120% लाभ पर बेच रहा है, माने 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना परसेंट मान पर बेचेगा, तो 120% के वैल्यू पर बेचेगा। और दूसरा अगर I2 है, इसको अगर कह रहा है कि 16% हानि पर बेच रहा है, तो इसको कितना में बेचेगा, 84% पर बेचेगा, और दोनों हमारा सेलिंग प्राइस निकल रहा है। देखिए परसेंटेज आपको कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन दे दिया है तो मैं आपको बता दूं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ही स्टार्ट होगा या फिर रेशियो हम आपको स्टार्ट करेंगे। रेशियो और परसेंटेज हर चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए इसके बाद आपको रेशियो हम बताएंगे। रेशियो पढ़ लीजिएगा, उस परसेंटेज पढ़ लिए तो उसके बाद से कोई भी चैप्टर आएगा उसमें रेशियो का भी यूज होगा, परसेंटेज का भी यूज होगा, आप आसानी से उसको समझ पाइएगा। तो देखिए इससे I1 और I2 का रेशियो निकल जाएगा, तो परसेंट से परसेंट कट गया, I1/I2 कीजिएगा तो 84/120, इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, 21 और 4 3 12, 21 रेशियो 30, फिर कटेगा 3 7 21, 3 दाम में 3 7 21, 3 दाम में 21 चौको 84 और 4 3 12, 17, यानी I1 + I2 का वैल्यू हमारा हो गया 17। तो अनुमानित लागत मूल्य यानी 100% नहीं कटेगा, इसलिए थोड़ा सा हम भी कंफ्यूजन होंगे। 17 120 से तो कटेगा नहीं, तो कह रहा है कि पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य। तो देखिए I1 + I2 हम जानते हैं 1200 है, यानी 10 से 17 यूनिट का वैल्यू हमारा 1200/17। तो हमको कह रहा है कि किसका, दोनों का मान निकालना है। तो देखिए दोनों का मान अलग अलग है, तो पहले 7 वाला से निकाल लीजिए। 12 7 8400, 8400/17 कीजिएगा भागा 17, 17 5 85, यानी 500, 17 5 85 यानी 500 के करीब में होगा। 500 के करीब में यही एक ऑप्शन है, 17 5 85, 500 के करीब में यही एक हमारा ऑप्शन है। और सेकेंड वाला में भी 500 के करीब में कुछ नहीं है, यानी अनुमानित हमारा एगो 500 का एगो 700 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यह जो है 100% कटने वाला नहीं है, और काटेंगे तो फिर उसी के आसपास आएगा, फिर इसको निकालेंगे आसपास आएगा, तो फिर उतना हमको समय देने की क्या जरूरत है जब अनुमानित कर दिया और उसके आसपास में कोई ऐसा अंक नहीं है। अगर 490 रहता तो फिर हमको काटना पड़ता, क्योंकि 1785 5 से कटेगा नहीं, थोड़ा सा कम होगा, तो 490 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 100% यही होगा। वहीं एग्जाम में कुछ लोग क्या करेंगे, इसको काटने में लग जाएंगे, तब कहेंगे कि वाह क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, कट नहीं रहा था। तो काटने की जरूरत भी नहीं है, एग्जामिनर आपको ऑप्शन भी देता है, ऑप्शन में भी आपको देखना पड़ता है कि ऑप्शन हम कैसे उसको छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। माने कोई भी रिसोर्ट है वह विशेष छूट मतलब कि देता है ताकि आने वाले ग्राहक जो है बढ़ सके। कोई भी व्यक्ति छूट देता है ताकि आने वाला ग्राहक बढ़ सके। लॉग बनाकर वह औसत अपने ग्राहकों की संख्या 15% वृद्धि देता है, और छूट के बाद वह जब अपना चार्ट बनाता है तो देखता है कि ग्राहक की संख्या में 15% वृद्धि हो गया है। पिछले साल उसके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल उसके पास कितने ग्राहक आए। तो देखिए 15% वृद्धि हो जाता है। पिछले साल 1500 आए थे, तो 1500 आए ही आए होंगे। अब 1500 में 1500 का 15% बढ़ गए होंगे, यानी 1500 का 15% 225 बढ़ गए होंगे। 15 225 बढ़ गए होंगे, और यह हुआ है हमारा 1500, यानी 1500 और प्लस 1525 225, यानी 1725 हमारा आंसर हो जाएगा 1725। या फिर डायरेक्ट आपको निकाल सकते थे, 15% वृद्धि हो जाता है, यानी 1500 पहले आता था, अब उसका 15% वृद्धि होकर के 115% हो गया, और इसको भी निकालिएगा तो वही हो जाएगा 1725। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया, और जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफा कितना है। देखिए आपको यह दोनों मेथड, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आ चुका है और आता भी है, मैं बता चुका हूँ। या तो आप इसको सक्सेसिव लगाइए, a + b + a + b प्लस ab/100, इसको लगाइए। जहाँ निगेटिव होगा माइनस लगाया जाता है, जहाँ गिरेगा वहाँ माइनस लगाया जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते थे, 10 और फिर 20% गिर जाता है, और फिर 50% बढ़ जाता है, तो इसको पहले निकालिएगा। तो यह हो जाएगा -10 और -2, यानी 12% हो जाएगा। -10 यहाँ से होगा, फिर a + b + ab कीजिए, -10 -12%, और +50 -12 × 50 बटा 100 कीजिएगा, तो ये कटिएगा तो 38 हो जाएगा, -25 दूनी 50 6, यानी 32% हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रेशियो हम आपको बताए थे फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ करके बना सकते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें। वैसे क्या बेनिफिट होता है वो भी जान जाइए। देखिए उसमें आपको 3 कंडीशन निकालना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा जो कट भी जाएगा। इनिशियल वैल्यू सेकेंड निकालिएगा, इनिशियल और फाइनल। 10% बढ़ जाता है, 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 बढ़ करके 10 से 11 हो गया। मई से जून में 20% गिर जाता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है। 5 था, 1 गिर करके 4 हो गया, 5 से गिर करके 4 हो गया। और अप्रैल से जुलाई तक, यानी जून से जुलाई तक 50% बढ़ जाता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 50/100 कीजिएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से बढ़ करके 3 हो गया, 2 से बढ़ करके 3 हो गया। तो कह रहा है कि कितना बढ़ोतरी हुआ। तो देखिए इस साइड से इस साइड में जो कटने वाला होता है उसको काट दिया जाता है। 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, बाकी 2 से 5 ये भी कट जाएगा। 25 से बढ़ करके कितना हो गया, 33 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 8 का वृद्धि हुआ। कितना पर वृद्धि हुआ, इनिशियल से ही परसेंटेज निकालते हैं, 25 पर वृद्धि हुआ, गुने 100, 25 चौको 100 और 8 चौको 32%। ऐसे भी 32% आ गया। यह जो होता है कभी कभी हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फंसा देता है, लेकिन इससे कैलकुलेशन फंसने की संभावना कम रहता है, इसलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% और बाकी जो है 8% पर निवेश करता है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी आय जो है 2800 हो जाता है। तो पूंजी ज्ञात करना है।
देखिए इसमें कुछ नहीं किया जाता है। 1/2, 1/4, 1/3, 3/8 जब देने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन अगर इजी बनाना है, ऐसे x मान के बनाइए तो थोड़ा कैलकुलेशन फंस सकता है। अगर मान लीजिए 3/8%, 1/2%, 3/9%, माने इतना भाग दे देगा, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन फंसने की संभावना रहता है। तो नीचे वाला जो रहता है उसका एलसीएम ले लिया जाता है और उतना ही हम पूंजी मान लेते हैं। तो 1/2% पहला भाग पर खर्च कर रहा है, 1/4% दूसरा भाग पर खर्च कर रहा है, और शेष यानी 1/2 + 1/4 कीजिएगा तो 4 यानी 3/4 हो जाएगा। तो शेष 1 में से घटा लेंगे यानी 1/4 ही निकलेगा। वैसे भी यहाँ भी देख करके आप बता सकते थे हाफ और 1/4, तो 1/4 और खर्च कर देगा तो हाफ 1 उसका टोटल खर्च हो जाएगा। यानी 2, 4, 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो हम मान लेते हैं उसका पूंजी 4 है। पूंजी कितना है? 4 है। बस 4 मान के बनाइएगा तो हो जाएगा। 2 भाग को माने 1/2 यानी 4 का 1/2 करेंगे तो 2 को 5% के दर से अब प्लस 1/4 को 10%, 1/4 के मतलब 1 को 10% के रेट से अब प्लस बाकी को 8% के रेट से निवेश करता है। बाकी को 8% के रेट से निवेश करता है। यानी बाकी कितना? 2, 1, 3, 1, 4, इसको 8% के। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ? 10 + 10 + 8, 10, 10, 20, 8, 28% उसका इंक्रीजमेंट हुआ। किसमें? 28%। तो 2 वर्ष बाद उसकी आय 2 वर्ष बाद उसकी जो है ना 2800 है। तो पूंजी ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ देख रहे हैं अगर आप 28% है, 28% आय कितना वर्ष में होता है? हम लोग एक ही वर्ष का निकाल रहे हैं, प्रत्येक वर्ष वार्षिक दे रहा है। एक वर्ष में जब 28% कमा रहा है, ये एक वर्ष का हुआ, तो 2 वर्ष में कितना कमाएगा? 2 वर्ष में 2 गुना इसका यानी 56% कमाएगा। और 56% 2 वर्ष बाद इसकी आय 2800 दे रहा है। यानी 2 वर्ष बाद जो लाभ हो रहा है 56% जो हो रहा है उसका वैल्यू 2800 है। तो इसका पूंजी कितना है? निकल जाएगा। जब 56% का वैल्यू 2800 तो 1% का वैल्यू 2800/56, तो 100% किसी का भी पूंजी अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 28 दूनी 56, 2 50, 28 दूनी 56, कहीं गलती हो रहा है, 28 दूनी 56, नहीं ठीक है। 100% का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 5000 आ गया। यानी 5000 जो है एक का वैल्यू है, लेकिन हम एक तो माने नहीं है, यहीं से हमको कंफ्यूजन। 4 हम टोटल माने हैं, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 × 5 = 20, यानी 20000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से 1/2, 1/4, 1/4 लेकर के x मान करके 5% करते, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाला था। हार्ड कौन सी, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे बट्टा आने वाला था, जिससे आपका कैलकुलेशन गलती हो सकता था। तो इसको कभी भी इसका एलसीएम ले लिया जाता है, 4 हो जाता है, माने एलसीएम इसका 4 हो गया। अब देखिए 1/2 यानी 4 का 1/2 करेंगे, यानी 1/2 को 5% के रेट से, फिर 4 को 1/4 करेंगे तो 1 को 10% के रेट से। इससे क्या होता है कि दशमलव में आने की संभावना कम हो जाता है। 1/4 है, यानी 4 का 1/4 को 8% के रेट से, टोटल जोड़ेंगे तो 28%। एक वर्ष में 28% का आय होता है, माने नाफा होता है। तो 2 वर्ष बाद की उसका आय कर रहा है, तो 2 वर्ष में 56% का आय हुआ। तो 100% का वैल्यू 5000 निकल गया। लेकिन 100% का मतलब एक यूनिट। हम बताएं कोई भी चीज़ अपने आप में अगर 1 यूनिट है तो वो अपने आप में 100% है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5000, तो हम 4 यूनिट इसका धन माने हैं, यानी टोटल 20000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा समझने की फेर है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण रूप से खारिज कर देता है, माने उसको डिफ़ॉल्ट में छाड़ देता है। कितना परसेंट दवा को? 0.05%। हम जानते हैं 1% का वैल्यू कितना होता है? 1% का वैल्यू 1/100 होता है। यानी 100 दवा पर एक दवा को वो दोषपूर्ण साबित कर रहा है। अगर हम 0.05% कहें तो परसेंट का मतलब 1/100, और फिर यह दशमलव हटेगा तो 00 बैठेगा, यानी 5/10,000, यानी 10,000 दवाओं पर 5 दवा को वह दोषपूर्ण साबित कर देगा। तो कह रहे 4 दवा को दोषपूर्ण खारिज करने के लिए कितने दवाओं की जांच करनी होगी?
5 दवा को अगर दोषपूर्ण साबित कर रहा है तो 10,000 दवाओं को जांच करना पड़ रहा है। यानी 5 दवाओं को दोषपूर्ण साबित करने के लिए 10,000 हमको जांच करना पड़ रहा है। तो एक दवा को दोषपूर्ण साबित करने के लिए 10,000 बटा 5 कीजिएगा, यानी 2,000 हमको खारिज करना होगा, 2,000 जांच करना होगा एक दवा को दोषपूर्ण साबित करने के लिए। तो हमको क्वेश्चन पूछे 4 दवा को दोषपूर्ण साबित करने के लिए कितना दवा को जांच करना होगा, तो 4 दवा को इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे, यानी 8,000 ऐसा दवा को हमको जांच करना होगा, तब जा करके हम 4 दवा को दोषपूर्ण खारिज कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप देख रहे हैं आसान से बना सकते थे, लेकिन लैंग्वेज के नहीं समझ के कारण कुछ लोग इस क्वेश्चन को एस्केप कर देंगे, जो एनटीपीसी 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए टाइप 7 आ गया। टाइप 7 इजी क्वेश्चन है सभी। देखिए यह मिक्सचर से संबंधित है, लेकिन मिक्सचर का जो है कॉन्सेप्ट बहुत कम लगा है। एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बहुत कम लगा है, परसेंटेज में दिया है, इसलिए ये हल्का हल्का क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि पानी की 320 ग्राम की मात्रा में सामान्यतः नमक की मात्रा 33 ग्राम है, तो प्रतिशत के रूप में द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता। तो देखिए मात्रा इतना है, टोटल में ही ना हम परसेंटेज निकालते हैं, तो टोटल कितना मिश्रण हो गया, 320 ग्राम पानी है और 33 ग्राम हमारा क्या है, 33 ग्राम हमारा क्या है, नमक है। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 353 ग्राम। और 353 ग्राम का कितना परसेंट 33 है वही पूछ रहा है, यानी 353 ग्राम का x% हमारा 33 है, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो गुने 100 बटा 353 लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। काट देंगे, काटने के बाद जो आंसर रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह भी जो है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए नहीं काट रहे हैं, फिर काटिएगा तो समय लगेगा, उससे क्या फ़ायदा है, आप इसको काट कूट करके बना लीजिएगा। मेरा मकसद कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, न कि कैलकुलेशन भी साथ में बने रहिएगा तो हो जाएगा, आराम से इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह 2-3 क्वेश्चन सभी में कटने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो समय को बचाने के लिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए समय को बचाने के लिए यह काम हम कर रहे हैं। देखिए इसमें भी 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिलाकर विलयन तैयार किया जाता है। यानी पानी कितना है, 520 ग्राम, मान लीजिए इसमें पानी है 520 ग्राम, 45 ग्राम नमक डाल दिए, टोटल वजन कितना हो गया, 565 ग्राम, विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान में प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता क्या है, यानी हमारा ठोस पदार्थ कितना है, तो 45 ग्राम ठोस पदार्थ है। टोटल विलयन की मात्रा कितना हो गया, तो 565 ग्राम हो गया, 565 ग्राम हो गया। इसको परसेंटेज के रूप में लिख देना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह टाइप क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सोचें कर ले रहे हैं ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए, जो भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी आता होगा। अब इसको आप काट करके आराम से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल में 8% नमक है, घोल का आयतन 550 ml है, तो उसका मात्रा माने उसमें नमक की मात्रा कितना है निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइप 7 में जितना क्वेश्चन है बहुत इजी है। तो नमक की मात्रा आप जानते हैं 550 ml में 8% नमक है, तो 550 का 8% निकाल दीजिए, 550 का 8% निकालिएगा, यानी 00 5 दूनी 10 5 11 और 2 चौको 11 चौको 44, यानी 44 ml हमारा जो है कि नमक की मात्रा हो जाएगा। कितना इजी है, 550 का मात्र 8% निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 8 आ गया। टाइप 8 भी इजी टाइप है। कह रहा है y का 90% x है, y का 90% x है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं y 100 है, y कितना है 100 है, तो x कितना होगा 100 का 90%, 90। तो कह रहा है x का कितना परसेंट y है, यानी x का मतलब गुणा होता है, जानते हैं x का कितना परसेंट, मान लेते हैं p% y है, x का कितना परसेंट y है, तो बटा 100। तो परसेंट का मतलब 100 होता है, आप जानते हैं बटा 100, तो गुना 100 और बटा 90 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 1000 और बटा 9, और इसको काटिएगा तो 9 एकम में 9, 9 एकम में 9, यानी 111.1% हो जाएगा। 111 ना हो, 9 से 99, 111.1%। कितना लोगों को बात समझ में आ गया।
इसको आप देख करके भी बना सकते थे आराम से एक लाइन में। x का 90% y है तो y 100, तो x कितना 90। तो फिर हम आपको बताए थे, इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है। तो हम जानते हैं जिससे तुलना करना है उसको नीचे लिखते हैं। तो x का कितना परसेंट y है, तो परसेंट में परसेंट, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं उनको यह डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे हैं उनके लिए यह ईजी है। नेक्स्ट देखिए, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना परसेंट कम है निकालना है। इजी क्वेश्चन है। देखिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था आगे था, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। मान लेते हैं दिव्या अगर 100 होगी, दिव्या 100 होगी तो श्याम कितना होगा 25% अधिक यानी 125 होगा। तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से, दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना परसेंट कम है। तो पहले कम अधिक निकाल लेंगे, 25 कम है, किससे तुलना कर रहा है, तो श्याम दिव्या के अंक श्याम से, तो श्याम से हम बताएं जिससे तुलना किया था उसको नीचे, जिससे तुलना किया था उसको नीचे। तो श्याम से, श्याम का 125 है और उसको परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 25 125 है, 5 20 100 यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह भी लंबाई को बढ़ाने और घटाने से संबंधित है। जिस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत पहले यानी कॉन्सेप्ट में भी बताए हैं, आपको पिछले बार भी चीनी के मूल कमी वृद्धि में आया था उसमें भी बताए हैं, और इसमें भी आ गया, यह भी टाइप 9 को बताएंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि होती है, तो आयतन माने आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यानी एक ही बार जो अगर लंबाई में बढ़ेगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो इसको आप तो एक तो a + b + ab / 100 से निकाल सकते थे। a + b + ab कीजिएगा तो 12 + 8 20 प्लस 12 × 8 96/100 यानी 20.96। लेकिन बार बार हम बता रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन तोड़ करके भी बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अब इस टाइप के क्वेश्चन देने की संभावना कम है, बार बार कर रहे हैं कम है, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा दे देगा, पूर्णांक में दे देगा, दशमलव में दे देगा, तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन निकाल करके बनाइए तो ईजी हो जाएगा। अब करें लंबाई और चौड़ाई में 8% और 12% की वृद्धि होती है, इसको हम फ्रैक्शन से भी बता दे रहे हैं। 8% का वैल्यू क्या होता है 2/25 यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो कह रहा है कि लंबाई जो है 25 से बढ़ करके कितना हो गया 27 हो गया। 25 पहले था 2 बड़ा 27 हो गया, 25 पहले था 2 बड़ा 27 हो गया। चौड़ाई कह रहा है 12% की वृद्धि होती है। 12% को 12/25 यानी 3/4 3 12 4 25 3/25 लिख सकते हैं, यानी 25 से बढ़ कर कितना हो गया 28 हो गया। 25 से बढ़ करके 28 हो गया। तब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना 625 वृद्धि हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगा, गुणा कीजिएगा तो 27 से गुणा कीजिएगा तो देखिए 27 से 23वां या इसको ऐसे 27 में 27 कीजिएगा तो 729 और उसमें फिर एक इधर 27 जोड़िएगा यानी 756, यानी यह 756 हो गया। कितना के वृद्धि हुआ तो इसको घटा करके लिखिए, यानी दोनों मेथड हम आपको बता दिए। जहाँ फ्रैक्शन वैल्यू हो वहाँ इस मेथड से आपको इजी पड़ेगा, और जहाँ आपको डायरेक्ट मेथड हो इस मेथड से इजी पड़ेगा। तो दोनों मेथड आपके लिए जानना जरूरी है, दोनों मेथड बता दिए, ताकि यहाँ पे देखें थोड़ा कैलकुलेटिव यही मेथड हो जा रहा था, इसलिए दोनों मेथड आपको जानना जरूरी है। देखिए वर्ग के भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, यानी एक बेर 10% बढ़ाया गया फिर 10% बढ़ाना होगा, तो 10% के 2 क्रमवार वृद्धि होगा, और 10% का सक्सेसिव होता है 10 + 10 + 10 10 × 10 यानी 100/100 यानी 20 और प्लस 1 21%, और यही हमारा 21% हो जाएगा। इसको आप सेकंड मेथड से भी बनाइएगा। 10 से कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, 10 से कितना हो रहा है 11 हो जा रहा है। इनिशियल वैल्यू 100 121 कितना का वृद्धि हुआ 21% का वृद्धि हुआ। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए परिवर्तन कर रहा है, तो देखिए पहले 15% बढ़ जाती है यानी +15, 20% घट जाती है -20, -15 × 20/100। आराम से बना सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन बना लिया और क्वेश्चन पूछता भी है, तो अब इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत है। -5, अब 20 × 100, 20 × 100, 5 × 3 = 15 यानी -3, -5 -3 -8% हुआ। 8% का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है कमी, यानी 8% कमी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 10 आ गया। इस तरह से सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इजी था। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसको भी आप पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हम आपको 2 से 3 वीडियो देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर टाइप के क्वेश्चन पर क्लियर हो जाए। और उसके बाद से यूथ पब्लिकेशन में जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना टाइप के क्वेश्चन होगा जो बनाने लायक होगा, उस सभी को हम बनाएंगे। तो देखिए इसको, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, तब विजय उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितना है। तो देखिए टोटल वोट कितना था, 5,60,000। टोटल वोट कितना था, 5,60,000। 15% अवैध हो गया, तो जब 15% अवैध हो गया तो वैध कितना था, 85%। अब इसी 85% का ना विजय उम्मीदवार को 75% मत मिल रहा है, तो 75% निकाल लीजिए, बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। कैलकुलेशन भी इजी है, आराम से 00 से 00 00 से 00 इसको कीजिएगा, तो इसको गुना कर लीजिए 56 75 इतना, और जो भी आएगा। अब देखिए 50 25 और 25 × 6 = 150, इसको गुना करके अपना आंसर बना लीजिएगा। इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा है, लंबा नहीं 41 मिनट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से विजय जीत हासिल हुआ, मतलब 35,662 वोट से जीत भी गया। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। वोट अमान्य नहीं रहा है, उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ है और इतना वोट से विजय हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमको लग रहा है पहले भी आया था, या हम जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो दिए थे उसमें शायद दिए थे, सेम ही क्वेश्चन था ये लग रहा है। 62% वोट प्राप्त हुआ, इतना वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए पहला नंबर जानिए, 62% अगर विजयी को यानी फर्स्ट पार्टी को अगर 62% मत प्राप्त हुआ, तो सेकंड पार्टी को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ होगा, 38% मत प्राप्त हुआ होगा, 38% या 62%। विजय आदमी किससे होता है, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इसका अंतर जो होता है वही ना विजयी का दर्शाता है। तो 62 में से 38 घटाइए तो 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24%। यानी 24% का वैल्यू हमारा दे दिया है 35,640/24। तो कह रहे तो कुल वोटों की संख्या क्या थी, यानी 100% का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। 4 × 6 = 24, 4 25 इसको काट लीजिए, 6 से इसको काटिएगा 6 5 30 और 5 9 × 6 = 54 और 6 × 4 = 24 इतना, और गुणा 25 कीजिएगा तो 0 0 25 × 100 के 0, 25 × 100 के 0, हाथ में 10 0 0, अब 0 25 × 100 के 0, हाथ में 10, अब 25 नवा जो 25 नवा 225 और 10 235, यानी 005 हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन से देख करके बना सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से टोटल क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। टाइप 10 में 2 ही क्वेश्चन दिया था जो इजी था। इस तरह से हम लोग टोटल लगभग 71 क्वेश्चन लगभग पढ़े हम लोग। उसमें जितना 128 क्वेश्चन था, हर टाइप को हम लोग कवर कर लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह भी बताइएगा कि नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करें या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम सोच रहे हैं स्टार्ट करें, क्योंकि रेशियो जो है प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा। रेशियो और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन हर चैप्टर में लगने वाला है, जो हमारे कैलकुलेशन को कम करता है। तो इसलिए पहले रेशियो स्टार्ट करेंगे,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम सब लोग मिल करके रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। धन्यवाद।